ब्रह्मांड की अनंत गहराइयों को नाप रहा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप रोजाना नए नए रहस्यों को हमारे सामने ला रहा है। इस कड़ी में एक बेहद बड़ी खोज, एक बेहद बड़ा रहस्य पिछले कई सालों के इंतजार के बाद फाइनली हम सब के सामने आ चुका है। जिस एक्सोप्लैनेट को हम पिछले कई सालों से टकटकी लगाते निहारते आए थे, जहां पर हमने जिंदगी के पनपने की संभावनाओं को जाहिर किया था, अब उसे ही लेकर एक पुख्ता खबर निकलकर बाहर आई है। और खबर ली है सदी के सबसे महान टेलीस्कोप जेम्स वेब ने। दरअसल इस बार का ये मामला वहां मौजूद एक एलियन सिविलाइजेशन को लेकर है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने इस ग्रह से आ रही कुछ लाइट रेज को कैप्चर किया था, जिसका गहराई से अध्ययन करने पर यह मालूम पड़ा कि उस रोशनी का स्रोत वहां पर मौजूद कोई तारा या चांद नहीं, बल्कि उस ग्रह पर ही मौजूद कोई आर्टिफिशियल सोर्स जैसे कि कोई लाइट बल्ब वगैरह था। अब ऑब्वियसली धरती से 4.2 लाइट ईयर्स दूर इस ग्रह पर कोई लाइट बल्ब लेकर तो नहीं खड़ा होगा, और वैसे भी अगर वहां पर कोई लाइट बल्ब जल भी रहा होगा तो उसे यहाँ ऑर्बिट में घूम रहे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से देखना नामुमकिन ही था। तो फिर इस आर्टिफिशियल लाइट के पीछे का सच क्या है? क्या वहाँ सच में कोई ऐसी एडवांस सिविलाइजेशन रहती है जो हमारे जैसे शहरों को बनाने में काबिल है? और क्या ये लाइट जो हमने वहाँ से आती देखी, ये उन्हीं शहरों की झिलमिलाहट है, या फिर इस पूरी कहानी के पीछे कुछ और ही सच छिपा है? वेल, आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम इसी ग्रह पर चलकर सच की पड़ताल करने वाले हैं। तो यात्रीगण कृपया अपनी पेटी कस लें, क्योंकि ये सफर किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं होने वाला। इस कहानी की शुरुआत हमें ले पहुंची है फ्लैशबैक में, जहां हमने देखा आखिर कैसे एस्ट्रोनॉमर्स ने अपनी बनाई कुछ बेहद बड़ी दूरबीनों से उस दौर में बाहरी तारों और उनके इर्द गिर्द घूम रहे ग्रहों को खोजना शुरू किया। इन्हीं तारों में से एक था अल्फा सेंटोरी, जो कि एक रेड ड्वार्फ स्टार था। इस तारामंडल में कुल 3 कॉस्मिक बॉडी शामिल थीं, जिसमें पहला तारा ये खुद था, इसका दूसरा कंपेनियन स्टार अल्फा सेंटोरी बी, और तीसरा इस बाइनरी स्टार सिस्टम का एकमात्र ग्रह अल्फा सेंटोरी था। यूं तो इस तारामंडल को हमने आज से कई दशकों पहले सन 1915 में ही देख लिया था, मगर ये ग्रह इन दोनों तारों की परछाई तले काफी लंबे वक्त तक छिपा रहा। जी हाँ, इस तारामंडल की खोज के करीब 101 साल बाद हम इस ग्रह पर अपनी निगाहें डाल पाई हैं। दरअसल 24 अगस्त सन 2016 को वो तारीख थी जब हमने पहली बार इस एक्सोप्लैनेट के दर्शन किए थे। इस एक्सोप्लैनेट की खोज के लिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने कई दशकों तक अल्फा सेंटोरी स्टार सिस्टम के रेडियल पैटर्न को स्टडी किया था, तमाम स्पेक्ट्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशंस को कंडक्ट किया था, और तब कहीं जाकर ये गुत्थी सुलझकर हम सब के सामने आई थी। मगर वो कहते हैं ना, हर सुलझती गांठ अपने पीछे कुछ अनसुलझी सलवटों को छोड़ देती है। ठीक इसी तरह हमने इस एक्सोप्लैनेट को तो खोज लिया था, मगर इस ग्रह से जुड़े ढेरों रहस्यों से हमारा सामना होना अभी बाकी था। जब वैज्ञानिकों ने इस ग्रह की पढ़ाई की और कुछ अनुमानों के सहारे वहां मौजूद रियल लाइफ कंडीशंस को स्पेकुलेट किया, तो नतीजे भी विज्ञान जगत के लिए चौंकाने वाले साबित हुए। वास्तव में इस ग्रह की परिस्थितियां कुछ वैसी ही थी जैसे कि हमारे सौरमंडल में हमारी पृथ्वी ग्रह की हैं। इस ग्रह पर भी जीवन पनपने के लिए वो सभी जरूरी सहूलियतें मौजूद थीं जो आज हम धरती पर देख पाते हैं। फिर चाहे वो अपने पेरेंट स्टार से बनी सही दूरी हो या फिर ग्रह की उचित भौगोलिक परिस्थितियां, ये सभी बातें हर मोर्चे पर इस ग्रह को जिंदगी बसाए रखने के लिए काबिल बनाती हैं। मगर एस्ट्रोनॉमी में हर चीज के अपने अलग मायने होते हैं। यहाँ चीजें कांच की तरह साफ नहीं होती और न ही बादलों की तरह धुंधली। यहाँ हर स्टेटमेंट के पीछे होती हैं ढेर सारी एक्सेप्शंस जो अपने साथ ढेर सारे इफ्स और बट्स को लेकर आती हैं। इस प्लेनेट के साथ भी सीन कुछ ऐसा ही है। अब आप ही सोचिए, हम इंसानों के लिए किसी भी जगह जिंदगी के पनपने के पीछे क्या कारक हो सकते हैं? वहाँ पानी की मौजूदगी, वहाँ ऑक्सीजन की मौजूदगी, वहाँ पर्याप्त मात्रा में सनलाइट का आना, या फिर कुछ और? ये बात पूरी तरह से तय नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम इन कन्वेंशनल पैरामीटर्स को ही देखें तो ये ग्रह उन कसौटियों पर भी काफी हद तक खरा उतरता हुआ नजर आता है। ये ग्रह अपने दोनों ही पेरेंट स्टार को एक उचित दूरी से ऑर्बिट कर रहा है। ये दूरी इतनी है कि यहाँ सतह पर मौजूद पानी न ही ज्यादा गर्म होकर भाप में बदलता है और न ही इतना कि वो जमकर बर्फ बन जाए। इस परिस्थिति को गोल्डीलॉक्स जोन के नाम से जाना जाता है, जहाँ तापमान औसतन इतना होता है कि वहाँ जिंदगी का बसना काफी हद तक मुमकिन हो जाता है। अब क्योंकि ये ग्रह एक रेड ड्वार्फ स्टार को ऑर्बिट कर रहा है, तो इसलिए इसका हैबिटेबल जोन हमारे सोलर सिस्टम की अपेक्षा अपने तारे के कहीं ज्यादा नजदीक होगा।
वास्तव में रेड ड्वार्फ स्टार्स वो प्राचीन तारे होते हैं जो पिछले कई हजार करोड़ों सालों से जल रहे होते हैं। इनकी उम्र एक औसतन तारे से 3 या 4 गुना से भी अधिक होती है। ऐसे में इनका अधिकतर फ्यूल खत्म हो चुका होता है और वो अपने आप को बचे हुए हाइड्रोजन पर ही जिंदा रखे होते हैं। इन तारों का आकार काफी छोटा होता है और इनसे निकलने वाली गर्मी हद से ज्यादा कम हो चुकी होती है। धरती और सूरज के मुकाबले ये ग्रह अपने पेरेंट स्टार को 20 गुना ज्यादा नजदीक से ऑर्बिट कर रहा है। यही कारण है कि यहाँ एक साल महज 11 अर्थ डेज के बराबर होता है, यानी कि हर 1.5 हफ्ते बाद यहाँ हैप्पी न्यू ईयर हो जाता है। और दिन की तो पूछिए ही मत, यहाँ कयामत तक एक ही दिन चलेगा, क्योंकि ये ग्रह अपने तारे के साथ टाइडियली लॉक्ड है, यानी कि यहाँ हमेशा एक हिस्से में सुबह तो एक हिस्से में रात बनी रहती है। इस ग्रह का एक हिस्सा हमेशा अपने सूरज की रोशनी से जगमगाता रहता है और दूसरा हमेशा अंधेरे के साए तले डूबा रहता है। हालांकि इस ग्रह के टाइडियली लॉक्ड होने या ना होने पर आज भी संशय बना हुआ है। जहां मेजॉरिटी एस्ट्रोनॉमर्स इसे टाइडियली लॉक्ड बॉडी मानते हैं, तो वहीं कुछ चंद रिसर्चर्स ये भी कहते हैं कि इस मामले में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। खैर, जहां तक बात इस ग्रह पर मौजूद आर्टिफिशियल लाइट सोर्स की है, तो यहाँ से ये बात काफी हद तक साफ होती है कि अगर वाकई इस ग्रह का एक हिस्सा हमेशा अंधेरे के साए तले ढका रहता है, तो वहाँ फॉर श्योर आर्टिफिशियल लाइटनिंग की जरूरत तो पड़ेगी ही। इन केस अगर वहाँ कोई एलियन सिविलाइजेशन पहले से ही मौजूद है तो, क्योंकि लाइटनिंग ही टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की पहली कड़ी है। आज रात होने पर जैसे चमकीले और उजले हमारे शहर नजर आते हैं, ठीक वैसा ही नजारा इस ग्रह का भी हो सकता है। हालांकि आर्टिफिशियल इल्यूमिनेशन के इस फिनोमिनन के पीछे एक और थियरी छिपी हुई है, जो हमें स्पेस डेब्रिज और कमेट लाइटनिंग के इफेक्ट का सजेशन देती है। आसान भाषा में, जब कोई सभ्यता अपने विकास के चरम पर पहुंचती है, तो वो अपने पैर महज जमीन, पानी या फिर आकाश तक ही नहीं, बल्कि अंतरिक्ष तक पसारने की कोशिश करती है। ठीक वैसे ही जैसे हम इंसानों ने किया। 4 अक्टूबर सन 1957 वो तारीख थी जब सोवियत यूनियन ने पृथ्वी पर इंसानों द्वारा बनाई गई पहली सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च किया था। तब से लेकर आज तक पूरे 65 साल बीत चुके हैं और इन 6.5 दशकों के दरमियान हजारों स्पेस लॉन्चेस हुए, जिनमें सैकड़ों सैटेलाइट्स और स्पेसक्राफ्ट्स को लॉन्च किया जा चुका है। इन्हीं स्पेसक्राफ्ट्स के बेकार पड़े मलबे को डेब्रिज कहा जाता है, जो बहुत से नेचुरल फिनोमिनन के चलते इल्यूमिनेट हो जाते हैं और एक आर्टिफिशियल लाइट सोर्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक इसी प्रकार इन प्लैनेट्स की ऑर्बिट में दाखिल हुए कमेट्स और एस्टेरॉइड्स भी कुछ ऐसा ही इफेक्ट क्रिएट करते हैं। ऐसे में जहां बात सैटेलाइट्स की है, तो इल्यूमिनेशन का ये फैक्टर तो पूरी तरह से आर्टिफिशियल है और इसके पीछे किसी बेहद एडवांस सिविलाइजेशन का ही हाथ हो सकता है। यानी अगर ऐसा वाकई है, तो ये बात पूरी तरह से कंफर्म है कि वहाँ लाइट मौजूद है, बट साथ ही इसके नेचुरल कॉजेज को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता। आप इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। बाकी दोस्तों, अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही अगर आप डॉक्यूमेंट्री लाइब्रेरी पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें, ताकि एस्ट्रोनॉमी और स्पेस साइंस की वीडियोस को आप पा सकें सबसे पहले। दोस्तों, मिलते हैं ऐसी ही एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैप्पी, नमस्कार।